कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? सीएनजी को कंट्रोलर क्यों नहीं कहा जाता है? एटीट्यूड क्या होता है? क्या आप इड, ईगो और सुपर ईगो इन अवधारणाओं से परिचित हैं? ये बताइए कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? जीआई टैग से आप क्या समझते हैं? Sir, may I come in? यस, कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बैठ जाए। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम रितेश कुमार यादव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2012 में मनोविज्ञान विषय से किया। उसके पश्चात मैं डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ और मेरा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है डीएजी नागपुर। मेरा हॉबी सर बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, तो आप सीएनएजी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं? जी सर। ओके, ये बताएं हमें कि ये जो पद का सृजन हुआ है सीएनएजी का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत इसको डील किया गया है? सर, आर्टिकल 148 के तहत डील किया गया है। प्रेजेंट सीएनएजी का नाम क्या है? सर, गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू सर। कंट्रोलर क्यों कहा जाता है सीएनजी को? कंट्रोलर क्यों नहीं कहा जाता है? सर, ये जो इंस्टीट्यूशन है ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है। तो सर वहाँ पे जो सीएजी का रोल है सर, कंट्रोलर का भी रोल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सीएजी का रोल है केवल ऑडिटर जनरल का होता है सब। तो सर एक्चुअल में कहा जाए तो हमारे यहाँ का सीएजी केवल ऑडिटर जनरल का रोल प्ले करता है। ये बताइए, सीएनएजी के कई तरह के विषयों पर रिपोर्ट बनता है। एक कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट का, नाम सुना होगा आपने। ये परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? सर, परफॉर्मेंस ऑडिट मीन्स अगर कोई काम में कितना प्रोग्रेस है। जैसे कि सपोज कोई रोड बन रहा है सर, तो रोड का जो सर मतलब इंटेंडेड जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या कंप्लीट हुआ तो उसकी क्वालिटी कैसी है, इसके लिए सर सीएजी परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट कराते हैं सर। फिर ये कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? सर, कंप्लायंस ऑडिट मीन्स कोई भी डिपार्टमेंट पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, इसके लिए कंप्लायंस ऑडिट किया जाता है सर। ये बताइए, थीमेटिक ऑडिट की भी बात हम लोग करते हैं, ये क्या है? थीम बेस्ड ऑडिट? सॉरी सर, अभी एक टर्म से थोड़ा परिचित नहीं देख लूँगा सर। ये बताइए, कोई ऐसा ऑडिट रिपोर्ट जिसने आपको रियली लगा हो कि इससे बेहतर ऑडिट रिपोर्ट हो ही नहीं सकता है, उसका आप जिक्र करना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगा हो? जी सर। सर, रिसेंट में सर सीएजी ने मनरेगा को लेकर के इशू उठाया था कि मनरेगा में जो कार्य हो रहा है उसकी इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि उसका पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए वो मनरेगा जैसे स्कीम को लाया गया था। दूसरा सर उसमें उठाया था कि सीएजी ने बोला था कि सर इसमें जो पेमेंट हो रहा है बहुत ही डिलेड पेमेंट हो रहा है। बहुत सारे, जैसे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में मैटर आया था कि वहाँ पे डिलेड पेमेंट हो रहा है। बेसिकली जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं बहुत ही पुअर इनका फिनेंशियल कंडीशन होता है सर, वो होते हैं। तो सीएजी बिहार पर सीएनएजी ने मनरेगा की बात आपने की। मनरेगा में 2-3 मुद्दे को उठाया है। एक मुद्दा तो ये सही है कि डिलेड पेमेंट होता है। एक ना सिर्फ काम करने वालों को, जो वेंडर्स हैं उन लोगों को भी काफ़ी डिलेड पेमेंट होता है। दूसरा, अटेंडेंस की बात भी उठाई गई है कि रॉन्गफुली उसको दिया जाता है और फिक्टिशियस नेम्स ऐड किए जाते हैं। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? सर, इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो आधार से हर एक जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो उसके मतलब जो बेनिफिशियरी हैं मनरेगा के, उनके अकाउंट को आधार से लिंक करने का काम किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो पहले जो मैल प्रैक्टिसेस होती थी, अटेंडेंस कैसे इंश्योर कर रहे हैं डिजिटली? सर आई थिंक सर जियो ऐप डेवलप किया गया, जियो टैगिंग का सर यूज किया जा रहा है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट सर जियो टैगिंग का यूज किया जा रहा है सर। चलिए, धन्यवाद। रितेश जी, एटीट्यूड क्या होता है? मैम, हमारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए हमारा जो बिहेवियरल, अफेक्टिव और कॉग्निटिव जो हमारा उसके प्रति क्या हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसको एटीट्यूड बोलते हैं मैम। ठीक है। बिहार के लोगों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, क्या आप मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते हमें थोड़ा समझा सकते हैं? मैम, बिहार में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है शुरू से ही अच्छा रहा है। बिहार के लोग थोड़े पॉलिटिक्स को लेकर के एक्टिव रहते हैं और स्पेशली देखा जाए तो अपने हक को लेकर के।
तो हम कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट या पॉलिटिकल बिहेवियर है वो बहुत ही पॉजिटिव है। हमेशा अपने राइट, हमेशा अपने ड्यूटी को लेकर के अग्रसर रहते हैं। अच्छा, तो फिर जो कास्ट इतना डोमिनेंट फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स में, उसको आप कैसे समझाएंगे? मैम ये सही बात है कि बिहार के लोग अभी भी, आज के टाइम में भी कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है अभी भी बिहार में हो रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए पिछले 15-20 सालों से जो नीतीश कुमार का डेवलपमेंट विथ जस्टिस का नारा है, तो ऐसा नहीं केवल लोग कास्ट बेसिस में ही उनको वोट किए हैं, आप लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे भी नीतीश कुमार को वोट किया है। तो धीरे धीरे बिहार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो। मैम ठीक, बढ़िया। क्या आप इड, ईगो और सुपर ईगो इन अवधारणाओं से परिचित हैं? मैम बेसिकली ये जो अवधारणा है सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो एक जिन्होंने साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को उन्होंने बताया था। उन्होंने 3 लेवल बताया था पर्सनालिटी का। इड मतलब कि ऐसा चीज़ जो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होता है, मतलब हम उसको मतलब पाना चाहते हो बाई हुक और क्रुक। जैसे कि मैं मार्केट से गुजर रहा हूँ, कोई चीज़ खाने वाली चीज़ दिखी तो मैं उसको पाना चाहूँगा बाई डूइंग एनीथिंग, मतलब चोरी करके भी ले लूँगा। मैम एक ईगो होता है जो रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है। सपोज अगर मुझे खाना है उस चीज़ को, तो मैं उसको सोचूंगा कि मैं उसको ऐसे नहीं लूँगा, मैं मेहनत करके लूँगा। सुपर ईगो होता है मैम, वो मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो मोरली राइट है कि नहीं है, अगर वो मोरली राइट रहेगा तो हम करेंगे। ठीक है। रितेश जी, भारत में मेंटल हेल्थ एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, खास तौर पर मध्यम वर्ग और उन लोगों में जो निम्न वर्ग के हैं, जो जिनके लिए अपनी रोजी रोटी का संकट रहता है, उन समाजों में मेंटल हेल्थ पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन देखा जाए तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेंटली इल भी भारत के समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार माने भी नहीं जाते। तो भारत की आम जनता में मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस जगाने के लिए क्या करना चाहिए? मैम आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिसेंट में भी जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें हर एक 20 भारतीय में से एक इंडियन जो है वो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। तो मैम सबसे पहली बात तो ये है कि हम अवेयरनेस लाने का इसको प्रयास करेंगे। इसको हम एक तरह से हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में एक तरह से स्टिग्मा देखा जाता है। सपोज कोई पर्सन कहता है कि मुझे डिप्रेशन है, तो उसको लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं कि मतलब उससे एक्सेप्टेंस कम होता है। तो इस चीज़ पहले तो अवेयर करेंगे। दूसरी है कि जो स्टिग्मा वाली फीलिंग है उससे हम लोगों को दूर लाएंगे, बोलेंगे नहीं इट्स अ वेरी कॉमन। जैसे डिप्रेशन को कहा जाता है कि कॉमन कोल्ड है, तो अवेयरनेस स्टिग्मेटाइज जो होते हैं वहाँ पे हम करेंगे। स्कूल लेवल पे जैसे गवर्नमेंट ने अभी मनोदर्पण लाइक ऐप स्टार्ट किया है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कैसे हम अवेयर करें मेंटल हेल्थ से। तो मैम इन सब टूल्स का यूज करके हम मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस ला सकते हैं। ठीक है। बैडमिंटन खेलना आपको पसंद है, आप मुझे बताइए कि भारत में किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं अब तक? मैम अभी तक तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इन दोनों लोगों को जहाँ तक मेरा जानकारी मिला है, बाकी लक्ष्य सेन को भी शायद मिला ना, श्योर नहीं। अच्छा, ठीक है। बैडमिंटन के फील्ड में कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया में? मैम इंडिया में तो बेसिकली जो इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जूनियर, ये 2 प्रोमिनेंट गेम होते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये बताइए कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? मैम मैस्लो ने मोटिवेशन को बताने के लिए नीड हायरार्की थ्योरी दिया था। उन्होंने उसमें 5 स्टेप बताया था कि एक स्टेप के पूरा होने के बाद आदमी दूसरे स्टेप के लिए स्ट्राइव करता है। उसमें जो 5 स्टेप है मैम, पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है बिलोंगिंग नीड्स, बिलोंगिंग एंड सोशल नीड्स, चौथा है मैम सेल्फ इस्टीम एंड 5वां है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है वो सबसे हायर लेवल की नीड मानी जाती है। उसमें कोई भी पर्सन अपनी पोटेंशियल के बारे में उसको फुली नॉलेज होता है और अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है ना, उसमें जो बेसिक नीड्स हैं वो बिहार में पूरे नहीं हो रहे हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा हो रहा है? मैम मैं मतलब आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैस्लो ने जो बताया था तो ऐसा नहीं है कि आदमी एक नीड को पूरा करने के बाद ही दूसरी नीड पे जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ बहुत ही गरीब तबके के बच्चे जो कि केवल अपनी बेसिक नीड मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। तो मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो कम्प्लीटली जो उन्होंने बताया है कि इस स्टेप के बाद, इस नीड के बाद वो नीड पूरा होगा, तो ऐसा नहीं है। आदमी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने के बाद भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है,
क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग क्लासिकल ऑपरेंट सुना होगा आपने। जी मैम। क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग? मैम क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग की थ्योरी है, इसको यान पेवलोव ने बताया था। इन्होंने उसमें ये बताया था कि जब कोई भी मतलब अगर किसी मतलब एक उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिए थे इसमें, यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस। तो उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि जब हम किसी भी पर्सन को मतलब अगर यूसीएस अगर एक सिंपल एग्जांपल देके जो डेली लाइफ से आप मुझे देके समझा सके कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई है बिहार के बच्चों की, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है या नहीं सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि मैम एग्जांपल ले सकते हैं मिड डे मील का। ठीक मिड डे है। मील को लेकर के बच्चे जाते हैं तो एक तरह से उनको मतलब एक लर्निंग होती है कि हम जाएंगे किस क्लास में तो हमें खाना मिलेगा। ठीक है। तो एक तरह से वो हो सकता है ना। और मैम ऑपरेंट कंडीशनिंग का कि अगर सपोज कोई किसने दिया ऑपरेंट बीएफ कंडीशनिंग? स्किनर। ठीक है। जैसे कि अगर इसमें ये होता है कि अगर कोई पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है, सपोज कोई पर्सन हार्ड वर्किंग है और उसको उसका रिवार्ड मिलता है, तो दोबारा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए वो मोटिवेटेड होता है, मतलब मोटिवेशन फील करता है और दोबारा उस काम को करना चाहता है। अच्छा देखिए, बिहार जो है वो एक कृषि प्रधान है ना राज्य है, स्टेट है। तो इसमें हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स के यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इससे आए दिन रिलेटेड ये न्यूज़ आती है कि जो यूरिया है उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है ना। तो इसमें क्या है कारण जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल पाता है? और अभी जो एक दूसरा टर्म आया है ग्रीन यूरिया या नीम कोटेड यूरिया, ये क्या होते हैं? मैम रिसेंट में अगर हम देख सकते हैं तो इसको हम रसिया यूक्रेन वार से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रसिया जो है यूरिया का मतलब मोर देन 15% ऑफ द टोटल यूरिया जो होती है रशिया में प्रोड्यूस होती है, वहाँ से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होती है। तो मैम इसको हम बिहार में अगर उच्च मतलब प्रॉपर अमाउंट में यूरिया नहीं मिल रही है तो इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा मैम दिक्कत ये है कि कालाबाजारी का दिक्कत है, क्योंकि अभी भी जैसे कि जो यूरियाज या जो बीज मतलब जो सीड्स वगैरह मिलते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से न मिल करके मार्केट में चला जाता है और मार्केट में हायर रेट से मिलता है, जो कि जो मार्जिनल फार्मर जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा है, मोर देन 86% है, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में यूरिया नहीं मिल पाती है। नीम कोटेड यूरिया क्या मैम नीम कोटेड यूरिया एक तरह की ऐसी यूरिया है जिसमें कि जो उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है जिससे कि उसका लीचिंग वगैरह जो सॉइल में होता है उसका इम्पैक्ट कम हो और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बनाया रखा जा सके। ठीक है, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, किसी भी राज्य से या अपने देश से करप्शन अगर हमें हटाना है तो वो हम कौन सी थ्योरी साइकोलॉजी की अप्लाई करके हटा सकते हैं, बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं? मैम पहला तो इसमें हम मोटिवेशन की थ्योरी लाएंगे कि जो भी मतलब जो ऑनेस्ट इंडिविजुअल है, जैसे किसी ऑफिस में कोई ऑनेस्ट इंडिविजुअल है तो उसको रिवार्ड करके हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिवार्ड करके हम करप्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा मैम कहीं ना कहीं जो हमारा एक कॉग्निशन है, कॉग्निशन को या बिहेवियर को चेंज करके हम ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मिशन परिवर्तन बिहार में क्या है? सर मिशन परिवर्तन बिहार में वहाँ के जो तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लाया है। ये बेसिकली हेल्थ रिलेटेड जो है हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए लाया गया है। तो क्या क्या इम्प्रूव करने की इसमें योजना है सेक्टर में? सर एग्जैक्टली योजना के बारे में सर जानकारी नहीं है, लेकिन सर मोटा मोटी थोड़ा पता है। ठीक है। एक बिहार ने एक बायोफ्यूल प्रमोशन पॉलिसी जुलाई 2023 में प्रकाशित किया है, ये क्या पॉलिसी है, इसके फीचर्स क्या हैं? सर बायोफ्यूल पॉलिसी में जो भी मतलब वहाँ पे बिहार में जैसे कि रिसेंट में मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में जो ग्रेन से एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के मतलब जो फैक्ट्री वगैरह लगाई जा रही हैं सब, और जो उसमें जो एंटरप्रेन्योर होंगे उनको कुछ सब्सिडी देने का प्रोविजन है सर। इससे क्या फ़ायदे देख सकते हैं आप? सर इससे तो बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सर। दूसरा ये होगा कि जो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में जैसे कि पोल्यूशन वगैरह मिनिमाइज होगा, जो वेस्टेज होता है ग्रेन्स वगैरह या फिर और जो ईख वगैरह का जो रेसिड्यू होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से। कृषक को क्या फ़ायदा होगा इससे? सर कृषक को सर इससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा, जो भी उसके फूड ग्रेन्स हैं, गन्ना है, वो डायरेक्टली जो बायो फ्यूल जहाँ पे फैक्ट्री लगेगी तो डायरेक्टली वहाँ से फैक्ट्री वाले परचेस करेंगे, तो उनको एक तरह से उनका रेमुनरेशन बढ़ जाएगा। जीआई टैग से आप क्या समझते हैं? सर जीआई टैग किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, और एक एक्ट है 1999 में इनेक्ट किया गया था,
और सर इसकी जो ऑफिस है जीआई टैग देने वाली वो चेन्नई में है सर। से बिहार में भी 6 चेन्नई की ऑफिस ओवरऑल कंट्रोल कौन करता है? कौन सी मिनिस्ट्री भारत सरकार का कंट्रोल करती है उसको? सर सॉरी सर, बट सर गेस करने को बोलोगे सर, मैं गेस करूँगा सर। कोशिश कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ठीक है। हाँ, DPIIT को कौन कंट्रोल करता है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। तो ऐसे 3 आइटम्स का नाम बताइए जिसको GI टैग मिल चुका है बिहार में, और ऐसे 2 आइटम का नाम बताइए जिसे GI टैग के लिए फाइल किया गया है बिहार में। सर बिहार में रिसेंट में मिर्चा चावल जो वेस्ट चंपारण का है उसको GI टैग मिला। मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग मिल चुका है, और मधुबनी पेंटिंग को सर GI टैग मिल चुका है। और ऐसे 2 आइटम्स जिसके लिए कि फाइल किया गया और टैग मिलना बाकी है? सर रिकॉल सर नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये आपका BPSC में 5th अटेम्प्ट है क्या? जी सर। 5th अटेम्प्ट है, और सेकंड इंटरव्यू? थर्ड इंटरव्यू सर। थर्ड इंटरव्यू है। कब दिया इसके पहले इंटरव्यू? सर थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव है सर, 65th 66th कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम। लास्ट 2 ओकेजन्स में कैसे मार्क्स आपको मिले? सर मेरा मेंस में मार्क्स कम रह गया था, मतलब पेपर फर्स्ट में एक स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब गलती हो गया था हमसे दोनों टाइम में। दोनों को मैं एसेस कर नहीं पाया, मुझे लगा कि स्टेप मार्किंग होता होगा, तो उसमें कुछ लास्ट में आंसर में 2-3 क्वेश्चन में गलती हो गया था। और कुछ साइकोलॉजी में सर प्रॉपर तरीके से, मतलब मुझे लगा मैं अच्छा लिखा हूँ, लेकिन इस बार आपने बेहतर किया हाँ है। सर मेंस में वो जो पहले इंटरव्यू में कैसा मार्क्स आया? सर इंटरव्यू में तो सर अप्रोक्सीमेटली 70-80% करीब मार्क्स मिला था सर मेरे को। अब देखिए आप बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं, इसलिए बहुत कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने जो आधे घंटे टाइम या 20 मिनट टाइम आपके साथ बिताया है, तो आप एक्सेलेंट क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। You knew what you were talking about, you knew the subject, we asked you questions on variety of issues। सब पे आपका इन्फॉर्मेशन सही था, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, क्लैरिटी और पर्पस था, जो आप बताना चाह रहे थे हम तक बहुत क्लियरली पहुंच रही थी बात, कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे आप। ये सब बड़े अच्छे क्वालिटीज़ है एक प्रॉस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट के। तो क्वालिटीज़ आप पे सारी है, जैसे आपने इंटरव्यू दिया है वैसे ही दीजिए इंटरव्यू, एंड वी हैव नो डाउट इन आवर माइंड कि इस बार भी आपको 85-90 से कम नंबर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा आपको। कब है इंटरव्यू आपका? 11 को है। बिहार की से रिलेटेड 7 निश्चय पढ़ ही लिया होगा आपने। 7 निश्चय के अंतर्गत क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, एक नज़र दौड़ा दीजिए उस पर, ताकि फैक्चुअल क्वेश्चन शायद बहुत पूछे जाएँ। दूसरा आपका बजट आ गया था 24 का, तो बजट को थोड़ा देख लीजिए, उसको दोनों एंगल से देख लीजिए कि पॉलिसी डिसीजंस क्या क्या लिए गए हैं इस बजट में, और इसके जो फिगर्स हैं आपको बजट हाइलाइट्स इसको बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ, एक तो मैंने थीम बेस्ड परफॉर्मेंस ये सब किया, कुछ आप लोग जो अपने लेवल पर करते होंगे कि स्पेशल लेटर क्या है, आपका ऑडिट रिपोर्ट पार्ट 1 क्या होता है, ये सब पता ही होगा आपको। ये आप देख लिए, और कैसे ऑडिट पैरा बन जाता है, उसकी जर्नी क्या है, हो सकता है उसकी बात। बिहार के कंटेक्स्ट में कोई अगर 1-2 कोई इंपॉर्टेंट केस हुआ, मनरेगा का बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है, मनरेगा को थोड़ा सा और देख लीजिए। एक नया ऐप डेवलप किया गया है, तो वो ऐप में क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है उस ऐप का, बट उस ऐप के जरिए अब वो अटेंडेंस को कैप्चर हो रहा है ऑल इंडिया बेसिस पे। ये कुछ 5-6 महीने पहले शुरू हुआ है, तो वो देख लीजिएगा उसको, क्योंकि झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट चला था और साउथ के किसी स्टेट में, अब इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। मनरेगा स्कीम में फंडिंग कैसे होता है, आपका पर्सनल व्यू क्या है, फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है, बिहार की क्या समस्याएं हैं मनरेगा से रिलेटेड, ये सारी बात। और कहिएगा तो मनरेगा का नाम ज़रूर लाइएगा, बिकॉज ये बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है मनरेगा वाला, और अच्छा आप कर पाएंगे इसमें। तो कुल मिला जुला के, और हमने आपके कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा नहीं, लेकिन कैमूर डिस्ट्रिक्ट को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आपके इश्यूज़ हो सकता है पूछे जाए आपसे। बट ऑल सेड एंड डन BHU के बारे में पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक इतिहास जान लीजिए, जैसे हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी इतिहास है, उन कारणों का आप जानते होंगे, वो जान लीजिए आप। और क्या आज के युग में इसको हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, जनरल क्वेश्चन सब। बट आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं,
कूल काम कंपोज्ड हैं आप, दे आर ऑल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिविल सर्वेंट। आपका पहन के यही जा रहे हैं आप? हाँ सर, सर टाई के बारे में कुछ पूछना था मेरे को। टाई सर थोड़ा सा मैं कुछ अलग कलर का ट्राई, थोड़ा सा ब्लू टाई टाइप का अगर आपका हो, हल्का ब्लू में, तो ब्लू में थोड़ा सा वो मैच करता है इस कलर के साथ और अच्छा लगेगा आपका। यू विल डू, जस्ट हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए, आत्मशक्ति के साथ जाइएगा, एनर्जेटिक रहिएगा और यू विल डू वेल। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।